जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम बलगम गड़गड़ाने की जो प्रॉब्लम है, छाती में जो कफ जम जाता है और इजीली नहीं निकल पाता है, कई बार बहुत मिजरेबल कंडीशन हो जाती है। इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस है इसके बारे में कि ये प्रॉब्लम क्या है, इससे आप कैसे जल्दी से छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि होम्योपैथिक मेडिसिन में बता चुकी हूँ, सिम्टम वाइज भी बता चुकी हूँ, होम्योपैथिक फॉर्मूला भी बता चुकी हूँ, लेकिन घरेलू उपाय भी बता चुकी हूँ। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, मुझे लगा कि उसके ऊपर एक वीडियो बन जाना चाहिए ताकि आपके जो माइंड में मिथ है वो भी क्लियर हो और कैसे आप ये प्रॉब्लम जो है जड़ से भी खत्म कर सकें, और अगर ये प्रॉब्लम जो है उसके पीछे कोई डिजीज है तो उसको भी पहचान सके। तो वीडियो इसी के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आंसर मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस लाती रहती हूँ। आप अपने कोई टॉपिक्स हों वो भी शेयर कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई, मैं जरूर कोशिश करूंगी। तो चलिए पहले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि जो बलगम गड़गड़ाया है छाती में, ये एक सिंपल कफ है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी डिजीज है और बार बार क्यों हो जाता है, इसका क्वेश्चन का मैं आंसर करती हूँ। तो बलगम गड़गड़ाना जो है छाती में, नॉर्मल कफ भी हो सकता है, नॉर्मल सर्दी जुकाम भी हो सकता है, आपको जरूरी नहीं है कि वो ब्रोंकाइटिस या अस्थमा हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर ब्रोंकाइटिस या अस्थमा है तो उसमें भी ये एक सिम्टम हो सकता है कि जो कफ है वो आपकी छाती में गड़गड़ा रहा है, बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, इजीली नहीं निकल पा रहा है। तो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एक्यूट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में भी एक सिम्टम रहता है। हो सकता है कि इस तरह की आपको प्रॉब्लम हो। अगर आप डायग्नोस करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि बार बार इस तरह की कंडीशन क्यों होती है, तो अस्थमा और दम्मा के एक सिम्टम से आप इसको पहचान सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको अस्थमा, दम्मा, ब्रोंकाइटिस इनकी वजह से तो नहीं हो रही। एक वीजिंग सी साउंड आती है, रेटलिंग सी साउंड आती है, स्टेथ लगाते हैं डॉक्टर जब आपके, तो उनको एक सीटी बजने जैसी आवाज आती है, और सांस लेने में जो परेशानी है वो बहुत सीवियर होती है। तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि दम्मा, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस की वजह से। अब ब्रोंकाइटिस और अस्थमा में भी अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ब्रोंकाइटिस ऐसी कंडीशन है जो जल्दी ठीक हो जाती है, इजीली ठीक किया जा सकता है, और इसके जो अटैक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं, और होते भी तो बहुत इजीली मैनेजेबल होते हैं। अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं, मतलब पेशेंट को कई बार हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ जाता है और नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है, उसको खांसते खांसते मुंह नीला लाल हो जाता है, सांस लेने में इतनी परेशानी होने लग जाती है जरूरत से ज्यादा। मतलब कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम में भी आप नेबुलाइजेशन ले लेते हैं, ये बात तो मैंने देखी है। लेकिन अस्थमा में जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी सीवियर होती है, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी हो जाता है कई बार। तो इससे आप इन दोनों चीजों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है कि छाती में बलगम गड़गड़ा रहा है और अस्थमा है और या दमा है, तो क्या ये ठीक नहीं हो सकता? तो बिल्कुल ठीक हो सकता है, चाहे वो अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, होम्योपैथी से पूरी तरह से क्योरेबल है। अब आप कहेंगे कि अस्थमा क्योरेबल नहीं है, हमने सुना है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। होम्योपैथी में काफी केसेस ऐसे होते हैं अस्थमा के जो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, कुछ में मुश्किल आती है, और 100% रिजल्ट तो आप खुद जानते हैं किसी भी बीमारी का नहीं होता और किसी भी डॉक्टर का नहीं होता। तो ये चीज तो है कि ठीक की जा सकती है, इम्पॉसिबल नहीं। अगर अस्थमा की हम बात करें कि कैसे ठीक होती है, तो इसमें क्या है, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाती है, नॉर्मल मेडिसिन दी जाती है खांसी वगैरह की, और अगर नहीं ठीक होता है तो फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे भी जाते हैं। और इसके साथ एक चीज और है कि आपको परहेज जरूर रखना होता है। अब अगर परहेज की बात करें कि क्या परहेज करें अगर छाती में बलगम आ रहा है, बहुत बलगम गड़गड़ा रहा है, बार बार निकल नहीं सकता है, तो हमें क्या क्या परहेज करना चाहिए। तो देखिए, नॉर्मल खांसी का परहेज अलग है और अस्थमा का परहेज अलग है। तो बलगम बढ़ाने वाली जो चीजें हैं वो दोनों ही चीज में आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि बलगम अगर बहुत ज्यादा गड़गड़ा रहा है, छाती में बार बार कफ बनता है, बहुत परेशान होते हैं आप, खांसी बहुत ज्यादा होती है, तो बलगम बढ़ाने वाली चीजों से आप दूर रहें। तो उसका मैंने आपको पर्टिकुलर एक वीडियो दिया है, तो आप लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा कि क्या क्या चीजें आपको कम खानी चाहिए। अब दूसरी चीज हो गई अस्थमा। तो अस्थमा में सिर्फ बलगम बढ़ाने वाली चीजें नहीं, और भी बहुत सारे परहेज बताए जाते हैं, चाहे आप आयुर्वेदिक इलाज लें चाहे आप नेचुरोपैथी लें, आपको बोला जाता है। जैसे सिंपल एक बात करते हैं, दूध मत पीजिए या चावल मत खाइए, तो क्या ये सारी चीजें बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए तभी आपका अस्थमा ठीक होगा? तो देखिए, इसमें भी दो चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पूरी, जैसे दूध के लिए मना किया तो आपको दूध से बनी हर एक चीज अवॉइड करनी है।
एक कंडीशन आती है जब आपको पर्टिकुलर सिर्फ दूध से एलर्जी है, सिर्फ दूध पीने से ही आपको अस्थमा के अटैक्स आते हैं, तो उस कंडीशन में मैं जरूर कहूंगी कि बिल्कुल बंद कर दीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो दूध आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। बिल्कुल प्लेन दूध आप लेंगे, दही लेंगे, नो डाउट आपको अस्थमा के अटैक्स आएंगे। लेकिन अगर आप इसको अलग तरह से लेते हैं, इसमें चीजें मिक्स करके लेते हैं, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यही बात चावल के साथ भी होती है। आप डायरेक्ट चावल खाते हैं जैसे सिंपल, और आपका कफ बढ़ जाता है। स्पेशली अस्थमा के पेशेंट्स बहुत मुझे आके खुद भी बोलते हैं कि हम सारा परहेज रखते हैं फिर भी अस्थमा के अटैक्स आ रहे हैं। जैसे चावल नहीं खाना है तो हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो क्या चावल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल। अगर आपको पर्टिकुलर चावल से एलर्जी है तो आपको चावल बिल्कुल बंद करना है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई एलर्जी, आपने एलर्जी टेस्ट कराया, आपका कुछ भी नहीं आया, तो आपको सारे चावल बंद करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली चावल कौन से ज्यादा नुकसान करते हैं, पहले तो ये ध्यान में देने वाली बात है। चावल जो आप कुकर में बनाते हैं, जो चिकने होते हैं, वो आपको सबसे ज्यादा ट्रबल करते हैं और वो कई बार आपकी खांसी को बढ़ा देते हैं। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर आप चावल का आटा यूज में लेते हैं और उसके अंदर आपने गरम मसाला और ऐसी चीजें ऐड की है, तो वो चीज आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं करेगी। प्लस अगर आप पतीले में बने हुए चावल खाते हैं जिनका पानी मांड जो चिकनापन होता है वो निकाल दिया है, तो वो आपको इतने नुकसान नहीं करेंगे। इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी कि आपको अस्थमा है, अगर प्रॉब्लम है अस्थमा, दमा या ब्रोंकाइटिस आपका डायग्नोस हो चुका है, तो आपको क्या चीजें नहीं खानी चाहिए और क्या चीजें ज्यादा खानी चाहिए। और जो चीजें नहीं खानी है पर्टिकुलर, आप चाहते हैं कि न्यूट्रिशन के लिए ये चीजें भी आप खाएं, तो उसको आप किस तरह से खाएं, किस फॉर्म में खाएंगे तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगर आपको इस तरह का वीडियो हर डिजीज के लिए चाहिए तो मैं वो आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। क्योंकि डाइट के साथ अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो जो जितने बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं उतने आपको सिर्फ एक चीज से नहीं मिलेंगे। यानी कि अस्थमा दमा जब पैथोलॉजी आ जाती है, जब आपकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है या आपको बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, बार बार आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो आपका डाइट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप डाइट मैनेजमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ मेडिसिन खाते रहेंगे, तो उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो दोनों चीजें कीजिए, इससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो यही था वीडियो। अस्थमा की, दम्मा की, छाती में बलगम गड़गड़ाने के जो कफ है उसके बारे में आपके बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और जिनका आंसर करना मुझे बहुत ज़रूरी लगा, उसके बारे में कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप शेयर कर सकते हैं। कोई क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।